हाँ, आज अपन पढ़ेंगे हमारे देश का सबसे शक्तिशाली पद, यानी कि एक कहते हैं पावरफुल पोस्ट, देश का सबसे एक तरीके से बड़ा पद मान लो, हालांकि राष्ट्रपति जी के बड़े होते हैं, लेकिन पावरफुल देखें, रियल पावर वाला बंदा देखें तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री। यानी कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पद होता है, ठीक है। सबसे पावरफुल पोस्ट की अगर बात की जाए देश में तो वो है प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, ठीक है। तो अब आप क्या पढ़ने वाले हो, आप ये पढ़ोगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके वो हमारे देश के अंदर क्या कंडीशन है, किस स्थिति में है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके क्या काम है, फंक्शंस, उनके पास क्या पावर है। ये शानदार क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है, बड़ा क्वेश्चन, सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। परफेक्ट लाइन टू लाइन छांट छांट के नोट्स बनाए हैं, इनको ऐसा अगर आपने लिख दिया तो नंबर काटने की कहीं गुंजाइश नहीं बचती। और थोड़ा सा मैं अगर इसको संविधान से जोड़ूं, ताकि मैंने कहा था मैं थोड़ा थोड़ा आपको करते करते आर्टिकल बहुत सारे याद करवा दूंगा, तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 74 ये कहता है कि हमारे देश में एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ठीक है। उस जो राष्ट्रपति के लिए मतलब हेल्प करने के लिए होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनका जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इसका मतलब मैं राउंड फिगर में एक बात कहूँ, घुमा फिरा के मोटा मोटी बात कहूँ तो 74 ये कहता है कि देश में एक प्रधानमंत्री जी होंगे, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर होंगे, 74 ये कहता है। और आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी नियुक्ति यानी कि उनका अपॉइंटमेंट जो करेंगे वो हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना 74 में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद होगी जिनके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, जिसमें हमारे जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब है वो इनको नियुक्ति कराएंगे, ठीक है। नियुक्ति कैसे होगी कि सबसे पहले इनको एमपी बन के आना पड़ेगा, जैसे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आएंगे एमपी बनेंगे। एमपी बनने के बाद में राष्ट्रपति जी फिर एमपी बन के आगे, उसके बाद में लोकसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा के नेता होते हैं, सदन के नेता होते हैं, ठीक है, बहुमत मेजोरिटी में होंगे, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो वहाँ पर लोकसभा के अंदर अलग अलग पार्टियों से एमपी बन के आते हैं। तो जिस पार्टी के ज़्यादा एमपी होंगे वो पार्टी के लोग मिलके एक अपना नेता चुनेंगे, उन एमपी में से वो नेता चुनेंगे। जैसे किसी भी एक बंदे को चुन दिया, जैसे अभी नरेंद्र मोदी को चुन दिया, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से प्राइम मिनिस्टर है। तो बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट, जितने भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के गए लोकसभा में, उन्होंने मिलके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर हाँ कर दी। तो फिर उनके सबके वोट पड़ गए और वो लोकसभा के नेता हो गए। तो मतलब ये हुआ कि लोकसभा के नेता यानी कि लीडर ऑफ लोकसभा वो या फिर सदन के नेता, ठीक है, वो हो गए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चुन लिया, अब इनको शपथ या अपॉइंटमेंट कौन दिलाएंगे, तो वो राष्ट्रपति जी आ जाएंगे, वो 75 के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गई, जिस भी पार्टी का होगा वो मिलके एक अपना बंदा अपने में से ही, क्योंकि सारे एमपी लोकसभा में जाएंगे, फिर अपने में से किसी एक को वो चुन लेंगे कि ये हमारा प्रधानमंत्री होगा, फिर उनको शपथ दिला दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है, बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। सारे देश के जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो यही देखते हैं। हमारी सेनाओं के, वैसे तो तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रमुख पॉलिटिकल अगर देखें तो वो ये होते हैं, मतलब कि सारे उनके पास आर्मी के फील्ड में कितना पैसा देना है, किस ऑफिसर की क्या रैंक, आगे से आगे कौन सा प्रमोशन करना है, किसको जनरल बनाना है, वो सब पावर प्रधानमंत्री जी के पास में, ठीक है। क्योंकि ये सब करेंगे तो उनके सिग्नेचर फिर राष्ट्रपति जी कर देंगे। चलो फिर अब इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पोजीशन, पावर्स एंड फंक्शन। 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक साथ आ जाए तो ऐसा लिखना पूरा, अलग अलग भी पूछ सकता है, तो अलग अलग तो आप समझते ही हो, अलग अलग भी लिख देंगे। फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बात आती है स्थिति की, पोजीशन क्या है हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर की, थोड़ी बातें करेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री सरकार में सर्वोपरि स्थान होता है, हाईएस्ट पोस्ट होती है, ठीक है। वह एक वास्तविक कार्यपालक तथा सरकार का प्रमुख है, जो कि मैं आप पहले बता चुका आपको। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय ए प्री-एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये एक वास्तविक कार्यपालक या कार्यपालिका भी बोल सकते हो,
एक ही बात है, कार्यपालिका बोल दो चाहिए, ठीक है। एक वास्तविक कार्यपालिका या फिर रियल एग्जीक्यूटिव है, हमारी सरकार का हाईएस्ट पोस्ट है, ठीक है। दूसरी बात, बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, इसकी एक खास बात बताता हूँ मैं आपको मंत्रिपरिषद की। प्रधानमंत्री हैं तो मंत्रिपरिषद हैं। अगर मंत्रिपरिषद अगर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए या फिर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, है ना, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद खत्म, कंप्लीट। मतलब मंत्रिपरिषद का मतलब जितने भी प्रधानमंत्री अपने नीचे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नीचे अपने मंत्रियों को चुनेंगे, वो सब खत्म। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर तभी काउंसिल मिनिस्टर, वरना कोई काउंसिल मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, ये तो अपन पढ़ लिया कि बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। द काउंसिल comes into existence only after the prime minister has taken the oath of office। वरना काहे की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे फिर वो शपथ दिलाएंगे, मतलब शपथ नहीं दिलाएंगे, वो फिर मिनिस्टर्स को छाटेंगे कि इनको मंत्री बनाना है, इसको ये डिपार्टमेंट देना है, वो नाम देके राष्ट्रपति जो कह देंगे आप इनको शपथ दिला दो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये भी हमारे एक प्रधानमंत्री की एक स्थिति में आता है ये भी। और दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर अपने पोस्ट में त्याग पत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। भंग मतलब खत्म। डेथ या फिर रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कंप्लीटली डिसोल्यूशन का मतलब भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये हमारे देश में प्रधानमंत्री का लेवल है, ठीक है। प्रधानमंत्री है तो सब कुछ है, ये मान लो। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन फंक्शंस, यानी कि कार्यों की बात करें तो मैंने 5 कार्य छांटे हैं। वैसे तो बहुत लेवल की बात है, लेकिन बेहुदा कहीं गाइड्स हैं, आप पॉइंट वो क्या हेडिंगें लगा के मत लिख लेना। बुक की लैंग्वेज हमेशा रखनी है। बुक में जो दे रखा है एक से बढ़ एक, वो सारे मैंने छांट के लिख दिए। पहला, प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री होंगे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही डिसाइड करते हैं कि इनकी काउंसिल में कौन मिनिस्टर होंगे। इतनी बड़ी पावर है, ये उनका काम है। दूसरा, प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। भाई किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किसको स्पोर्ट्स का देना है, किसको होम देना है। जैसे होम मिनिस्टर होते हैं, अपने एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं। इन सब का जो आवंटन करना है, इन सब का काम इनको सबको काम अलोकेट करना वो प्रधानमंत्री का काम है। द प्राइम मिनिस्टर अलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियो, PORT है ना, पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स, ठीक है। उनको देते हैं, मंत्रालय देते हैं, उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा वो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। फिर प्रधानमंत्री मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता, ये बड़ी चीज़ है, वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व है, ध्यान रखना, डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। हमेशा प्रधानमंत्री है ना, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक स्टेट मिनिस्टर होता है, एक डिप्टी मिनिस्टर होता है। ये मिनिस्टर्स की रैंक होती है ना। किनको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किनको राज्य मंत्री बनाना है, ये सब जितने किनको उप मंत्री बनाना है, ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं। जैसे राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री करते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रधानमंत्री करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर करते हैं, अपने नीचे मंत्री जो बनाते हैं। होता क्या है, हमेशा मंत्री उसी को बनाए, टॉप लेवल का मंत्री उनको बनाया जाता है जो सीनियर हो, और जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है जिसका मतलब कि जो बार बार जीत के आ रहा हो, राजनीति में अच्छी पकड़ हो, लोगों का विश्वास हो, उनको हमेशा ध्यान रखा जाता है। वरिष्ठता और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस यानी कि राजनीतिक महत्व, इनको सबको ध्यान में रखते हुए उनको मंत्री बनाया जाता है कि कौन तो मंत्रिमंडल का मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा और कौन उप मंत्री होगा। यानी कि आर गिवन द रैंक्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। भाई इसका मतलब क्या हुआ, मंत्रिमंडल का मंत्री का मतलब कैबिनेट मंत्री, जो सबसे बड़ा मंत्री होता है वो।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर कौन होगा, ये प्रधानमंत्री तय करते हैं। लेकिन इन दोनों बातों को जरूर लिखना, इनके बेस पे ही इनको उनका चुनाव या सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक बात बहुत काम की बताऊं, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, यहीं से बनेगा कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री जी मिनिस्टर या मंत्री बना सकते हैं। इसके हमारे संविधान के अंदर संशोधन किया गया था, क्योंकि 91वां अभी बात करूंगा उसके बारे में बहुत शानदार तरीके से। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये बताया गया, हालांकि बता दूंगा आगे, कि पहले क्या होता था कि कितने मंत्री रख लो, तो वहाँ पर क्या होता है, जब फिक्स नहीं होता था तो ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सबको खुश करने के लिए, या फिर राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सबको खुश करने के लिए पता नहीं बहुत ज़्यादा मंत्री बना देते थे, या फिर जो जिसको मन किया उसको बना दिया। एक सिस्टम नहीं था, जो कि बहुत गलत सिस्टम हो गया था। फिर वो अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट में ये बताया गया कि अब प्रधानमंत्री है ना, वो अपने जितने भी वो क्या बोलते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उनका 15% से ज़्यादा नहीं, 15% मंत्री बनाना है, इससे ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। तो जितनी भी संख्या होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसका 15% मिनिस्टर मंत्री बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और राज्यों के अंदर भी सेम सिस्टम, स्टेट में भी सेम सिस्टम लागू हुआ। लेकिन मैं एक लेवल की ओर बता दूं, इसमें तो न्यूनतम नहीं है, मतलब मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 15% तो 15% ही बनाना है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हालांकि यही बात स्टेट गवर्नमेंट में लागू है, लेकिन उसमें मामूली सा बदलाव किया गया और ये कहा गया, हालांकि वो लेवल की बात है ना, उसमें यह कहा गया कि 12% न्यूनतम रख सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 15% हाईएस्ट थी, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो 12% तक भी छूट है उनको, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट न्यूनतम मिनिमम कितने परसेंट लोगों को मिनिस्टर यानी कि मंत्री बना सकती है, तो 12%। फिर एक क्वेश्चन आया ट्रू फॉल्स में कि मिनिमम 12% सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, नहीं, फॉल्स, नहीं, उनके लिए ये बात लिखी हुई नहीं है, इनके लिए लिखी हुई है। उनके लिए 15% ही, सेंट्रल गवर्नमेंट में 15% फिक्स है, स्टेट गवर्नमेंट में 12% मिनिमम भी है, जबकि उनके मिनिमम नाम का कोई शब्द नहीं है। दिमाग में फिट है ना, ये फैक्चुअल चीजें ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद, इनके बीच में एक सेतु का काम करता है। मतलब एक तो मंत्रिपरिषद हो गया, सारे मिनिस्टर प्रधानमंत्री की निगरानी में काम करेंगे, एक राष्ट्रपति जो सबसे बड़ी पोस्ट है, और एक हमारा पार्लियामेंट, इनके बीच में होते हैं प्रधानमंत्री। मतलब इनकी बात इनको, ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों से बातचीत करते हैं, एक सेतु की तरह काम करते हैं। इसीलिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके बारे में कहा है, प्रधानमंत्री की पोस्ट के बारे में, कि प्रधानमंत्री, नेहरू ने कहा, ठीक है, पंडित नेहरू, इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। ये केंद्रीय धुरी है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन द अदर। दोनों के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक लिंक का काम करता है। इन दिस रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विच लेट पंडित नेहरू टू डिस्क्राइब हिम एज द, इंडियन नहीं है भाई, लिंक पिन करना है इसको, द लिंक पिन, LINCHPIN, ठीक है, द लिंक पिन ऑफ गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो द लिंक पिन ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि एक सरकार का क्या है, वो केंद्रीय धुरी है। ये हमारे नेहरू जी ने कहा। हो सकता है अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले, पंडित नेहरू ने क्या कहा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और एक आंसर अच्छा बन जाएगा, इसलिए मैंने इस फैक्ट को बीच में डाल दिया। हमेशा अच्छे आंसर की ये पहचान होती है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, चाहे वो हमारे देश के हो, चाहे अदर देशों से हमारे रिलेशन की बातें हो, कैसे भी फॉरेन पॉलिसी की बातें हो, सब इनमें प्रधानमंत्री इन्वॉल्व होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन ऑल क्रूशियल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और उनकी जितने भी नीतियाँ वगैरह होती है सरकार की, उनके बारे में निर्णय, डिसीजन भी यही लेते हैं। फाइनल डिसीजन लेने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद में अगर इनकी हाँ है तो सबकी हाँ है, ठीक है। अब बात आती है पावर की और शक्ति में। थोड़े से आप बहुत शानदार चीज़ पढ़ोगे, आपकी बुक में बहुत तगड़ी और डिफरेंट चीज़ दे रखी है। हालांकि प्रधानमंत्री के पास में बहुत सारी ताकत है,
कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के बहुत स्रोत है, अनेक स्रोत है, जैसे कि मंत्रिपरिषद का नियंत्रण करना, लोकसभा का नेतृत्व करना, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, अधिकारी जमात में सारे अधिकारी इनके अंडर में आते हैं, मीडिया पर पहुंच होती है इनकी, इनको कोई मना नहीं कर सकता, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार निकल के आता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान एक राष्ट्रीय नेता की छवि, ये सब इनकी पावर है। ठीक है, बताता हूँ पूरी बात है। द पावर wielded बाय द प्राइम मिनिस्टर flows फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडरशिप ऑफ द लोक सभा, कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, एक्सेस टू मीडिया, प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग इलेक्शंस और प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट्री एज वेल एज फॉरेन विजिट। जब भी विदेशी यात्राएं करते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी विदेशी यात्राएं करते हैं, अभी भी यूरोप के दौरे पे हैं, एट प्रेजेंट कल गए, परसों कल ही गए हैं। तो ये जितनी भी यात्राएं होती है, इनमें पता चलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर कैसा है, उनके व्यवहार से, उनके डिसीजन से, वो सब बातें उनके पास। और वैसे भी बहुत सारी पावर, मैंने आपको बताया, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के नेता होते हैं, पूरी मिनिस्ट्री पे कंट्रोल होता है, ये बहुत सारी पावर। बस इतना सा ही लिखना है, आपकी उसमें ज़्यादा अलग से दे नहीं लिखा, इतना सा ही लिखना है। लेकिन अब एक बात जो आपके शानदार इसमें लिखी हुई है कि ये पावर तो है प्रधानमंत्री के पास में, अभी पावर पूरी नहीं है, अभी और लिखेंगे, लेकिन वो पावर है ना, वो डिपेंड करता है कि उस कंडीशन पर, उस टाइम पर, कि जैसे अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, अभी एट प्रेजेंट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी बहुमत वाली सरकार है, फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आई है, उनको किसी अदर गवर्नमेंट के साथ में कोalition की जरूरत नहीं पड़ी, गठबंधन की सरकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने दम पर जीती हुई सरकार है। तो अगर ऐसा हो तो हमेशा प्रधानमंत्री के पास में ताकत ज़्यादा होगी और वो अपने दम पे काम करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी नेता के इधर उधर जाने का डर नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी के साथ में कोalition करके गवर्नमेंट बनी है ना, जैसे वाजपेयी सरकार पता नहीं थोड़े टाइम में गिरी थी, फिर बनी, फिर गिरी, तो मतलब क्यों? क्योंकि वो एक साथ जीत के नहीं आए, दूसरी छोटी मोटी पार्टियों से जोड़ के प्रधानमंत्री बने, जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिके। तो वैसा अगर हो तो उस टाइम की कंडीशन अलग है, वहाँ पर फिर प्राइम मिनिस्टर को क्या ताकत तो है, लेकिन पूरी ताकत का यूज़ नहीं कर सकता, कुछ समझौते करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो अलग पार्टियाँ है वो कहेगी मेरी बात भी सुनो, वरना मैं भग जाऊँगा, वरना मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अगर वो पार्टी छोड़ देंगे तो उसके सारे एमपी चले गए तो फिर सरकार गिर गई, क्योंकि लोकसभा के अंदर बहुमत रखना ज़रूरी है। तभी तो कहा जाता है ना, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का नहीं होता, जो टेन्योर होता है प्राइम मिनिस्टर का वो 5 ईयर्स का नहीं होता। तो फिर कब तक होता है? जब तक लोकसभा में उसका विश्वास है, ठीक है, जब तक लोकसभा में उसके साथ में एमपी हैं तब तक ही, वरना 1 साल में हट जाए, 4 दिन में हट जाए, ठीक है। इसलिए अब शक्तियां तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक हेडिंग लिखूंगा ऊपर कि डिपेंड करता है उस टाइम की कंडीशन में, उस टाइम की सिचुएशन में कि सरकार कैसी है, मेजोरिटी के साथ में है या फिर कोएलिशन यानी कि बहुमत वाली सरकार है या फिर गठबंधन की सरकार है। आई थिंक मेरी बातें दिमाग में फिट बैठ रही होगी, बस उसको समझना बहुत शानदार चीज़ है, ठीक है। हाँ, अब देखो पावर, बहुत शानदार चीज़ आपके कोर्स में इस बार दी है। तो मेन हेडिंग अपन ऊपर लिखेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द पावर विच द प्राइम मिनिस्टर विल्ड्स एंड एक्चुअली पुट्स इनटू द डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशंस। भाई शक्तियां तो खूब हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि उस टाइम कैसी स्थिति है। जैसे कि 2 मेजर बातें, जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला हो, मतलब मेजोरिटी हो, तब प्रधानमंत्री की शक्तियां बिल्कुल निर्विवाद रही हैं, मतलब कि बिल्कुल शानदार रही है, कोई विवाद नहीं रहा। पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन अनअसेबल व्हेन एवर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हैज सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द लोकसभा। अगर सिक्योर्ड मेजोरिटी हैं तो वहाँ पर बिल्कुल निर्विवाद प्रधानमंत्री की जो है ताकत रही है। लेकिन दूसरी बात और समझना, ये तो समझ गए ना आप, फुल मेजोरिटी का मतलब जैसे कि अभी फुल मेजोरिटी है, मतलब खुद की सरकार के फुल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% से ज़्यादा, या फिर डिपेंड करता है कि कितनी पार्टियां हैं। ध्यान रखना, जैसे कि एक बात समझना कि सपोज 100 कैंडिडेट है, ठीक है, और इसके अंदर 4 पार्टियां हैं, सपोज
ठीक है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और भी अन्य मान लेते हैं कि कोई भी बहुजन समाजवादी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, 4 मान लेते हैं। अगर बीजेपी के पास में 40 आ गए, इनके पास में 28 आ गए मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनके पास में सपोज 12 आ गए, तो ये कितने हो गए 80, इस हिसाब से सपोज 20 आ गए, ऐसा कुछ रेशो मान लेता हूँ। तो कौन जीती? मेजोरिटी किसके पास में? बीजेपी के पास में। तो 50% की गारंटी नहीं है, बस इन सब को देखते हुए सबसे ज़्यादा मतलब जिनके पास में है उसकी सरकार बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुमत जिसके पास में होगा, बहुमत का मतलब जिसके पास मेजोरिटी होगी, इसकी सरकार बन गई। तो अभी जैसे बीजेपी सरकार की मेजोरिटी है तो इसको सरकार बन। अब लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस चाहे कि मैं सरकार बना लूँ, तो कांग्रेस अगर इससे और इससे गठबंधन करे, या फिर ऐसा एक काम करते हैं अपन कि जैसे ये 13 कर देते हैं और इसको कर देते हैं अपन, ये 13 करने पर ये हो जाएंगे 19, ऐसा कर लेते हैं। तो अगर कांग्रेस 28 और 13 इस आम आदमी से मिलके 41 कर लेगी तो इसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का कोalition हो गया, मतलब गठबंधन हो गया। अब क्या होगा, एक तो ये जो निर्विवाद रहता है, फर्स्ट क्लास अपनी खुद की पार्टी होती, तो इसकी ताकत कुछ अलग ही होती। लेकिन अगर ये दोनों मिलके करेंगे, सरकार बनाई है, तो इसको इसकी भी सुननी पड़ेगी, इसको इसकी सुननी पड़ेगी। तो सरकार चाहे कांग्रेस ने बना ली इसके साथ मिलके, लेकिन इसकी बात भी सुननी पड़ेगी। तो खूब सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, खूब सारे समझौते करने पड़ेंगे, ठीक है, ये बात लिखी हुई है। जबकि बहुमत मिलता है तो कोई टेंशन नहीं, शानदार है। दूसरी बात समझो कि जब राजनीतिक दलों को गठबंधन यानी कि ऐसी सरकार अगर बने, तब ऐसा नहीं रहा। जैसा कि अपन 1989 की बात करते हैं, तो वहाँ से लेके इससे पहले तो कांग्रेस परमानेंट सत्ता में आती थी, शानदार तरीके से आती, लेकिन इसके बाद में कभी बीजेपी, कभी कुछ, कभी पार्टियां बनी, बीच में वाजपेयी सरकार की पार्टी बनी, थोड़े दिन रही, वो खैर अलग स्टोरी, आपको इतना नहीं है। तो 1989 से लेके भारत में अनेक गठबंधन सरकारें बनी, जो लोकसभा में पूरी अवधि के लिए सत्ता में नहीं रह सकी, मतलब 5 साल तक नहीं रह सकी, कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी 2 साल, कभी 3 साल में सत्ता पलट गई, मतलब सरकार गिर गई। क्यों? क्योंकि गठबंधन सरकार थी। दिस हैज़ नॉट बीन द केस व्हेन गवर्नमेंट्स हैव बीन लेड बाय कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सिंस 1989 many coalition government were formed in India which could not remain in power for the entire duration of the लोक सभा। अपना पूरा ड्यूरेशन नहीं कर पाई, अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई, ये बड़ा कारण रहा, ठीक है। इसलिए अब हुआ क्या कि बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, फिर हट गई। ये भी लिख सकते हो कि या तो वो सत्ता में नहीं रही, ये लाइन लिखना चाहो लिख देना, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता में नहीं रही तो एक ही बात है, ये लिखूं चाहे ये लिखूं। ये मैंने क्या लिखा है कि बहुमत अगर समाप्त हो गया, बहुमत का मतलब अगर जैसे इस पार्टी ने कहा कि नहीं, फिर अगर तू मेरी बात नहीं माना तो मैं तेरे साथ गठबंधन नहीं, आज ही तोड़ रहा हूँ। अगर आज ही गठबंधन तोड़ दिया तो इसके पास तो 28 रहे, 28 रहते ही उसकी सरकार तो गिर गई, बीजेपी बन गई, क्योंकि उसके पास 40 है। तो इस वजह से क्या हुआ, एक ही बात लिखिए कि त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर त्यागपत्र का मतलब अब उसके पास MP नहीं है तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देंगे, तो उसी दिन लोकसभा खत्म, भंग हो जाती है, ठीक है, ये बात है। अब रीज़न क्या है कि गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है ना, वो काफ़ी कमज़ोर हुई है। अगर गठबंधन देखें ना, तब प्रधानमंत्री में उतनी ताकत नहीं है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, इसके एक प्रमुख कारण है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति यानी कोलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की जो कंडीशन है वो थोड़ी वीकेंड हुई, मतलब कि थोड़ी कमज़ोर हुई है। उसके पीछे क्या कारण है, तो मैंने वो भी लिख दिया है। 4 कारण मोटा मोटी एक बुक में दे रखे हैं, वो ये हैं। पहला कि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बड़ी है। अगर कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो राष्ट्रपति बीच में फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि दो नेता अगर आपस में, बड़े बड़े नेता अगर आपस में कोलिशन करते हैं तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो बनना चाहता है, फिर मुश्किल से उनके बीच में सहमति बन जाती है, तो कोई बन जाता है, फिर राष्ट्रपति फ़ायदा उठाता है, वो कहता है कि तू बन जाए, तू बन जा। मतलब वो प्रधानमंत्री के जो चयन होता है उसके अंदर राष्ट्रपति अपना थोड़ा सा विशेषाधिकार ज़्यादा बढ़ा लेता है, क्योंकि उसके पास मौका है। वरना राष्ट्रपति की जैसे अभी कोई ज़्यादा पावर नहीं है, कोई नहीं बोलने देगा, उस टाइम की बात है। ए ग्रोविंग डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि शानदार वो अपना थोड़ा विशेषाधिकार बढ़ा लेगा। दूसरा कारण ये भी हो जाएगा कि इस अवधि का मतलब जब गठबंधन की सरकार बन रही हो, जब कोलिशन गवर्नमेंट हो, इसमें गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। क्या लिखा कि गठबंधन राजनीति के कारण जो राजनीतिक सहयोगी है, होता क्या है कि जैसे ये 2 सरकारें
यहाँ पर सरकार बनाई। अब ये जो दोनों बेटे हैं ना, फ्री ठाले बेटे हैं, समाजवादी वाले और ये वाले, ये दोनों क्या करेंगे, कभी इसके पास जाएंगे तो कभी इसके पास जाएंगे, कुछ सेंध लगाएंगे। सेंध का मतलब चुगली चपाटी की कोशिश करेंगे कि कुछ मामला क्या चल रहा है आजकल आपके बीच में, क्या ऐसा कुछ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री की जो ताकत है, प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर जो कुछ निर्णय डिसीजन लेते हैं उनमें कुछ सेंध लगी है, कुछ बातें लीकेज हो जाती है, ये भी चांस रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो कहाँ थे अपन, सेकंड पॉइंट पे थे। द कोलिशन नेचर ऑफ इंडिया पॉलिसीज इन द पीरियड हैज़ नेसेसिटेटेड much more consultation between political partners leading to erosion of prime minister authority। ठीक है, उसमें कुछ पॉलिटिकल जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में कुछ बातचीत का मतलब बातों का लीकेज होने की खबरें भी आ जाती है। तीसरी, प्रधानमंत्री अनेक विशेषाधिकारों जैसे कि मंत्रियों का चयन करना है, उनके पद स्तर का मंत्रालय करना है। आपको पता है प्रधानमंत्री के पास में ताकत होती है कि वो चाहे जिनको मंत्री बनाए, चाहे जो उनको डिपार्टमेंट दे, लेकिन जब ऐसी सरकार बनती है ना तो कुछ अंकुश लगाए। क्यों? क्योंकि दूसरे वाला कहेगा नहीं मेरी पार्टी का भी ले यार, ऐसा थोड़ी होता है, या फिर उसको बना, तो यहाँ पर भी थोड़ा अंकुश लगाए, मतलब इसमें भी थोड़ी पावर कम हो जाती है। कब? जब कोalition गवर्नमेंट हो। इट हैज़ ब्रॉट रेस्ट्रिक्शंस ऑन वेरियस prerogatives of the prime ministers like choosing the minister and deciding their ranks and portfolios। उनमें भी थोड़ी सी इनमें कमी आई है। चौथा, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। अब उसको क्या पॉलिसी लानी है, क्या डिसीजन लेना, अकेला नहीं करेगा, दूसरे साथी को पूछना पड़ेगा। अब वो कुछ अपने फायदे की बात करेगा तो उसके साथ समझौते करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सहयोगी दलों के बीच में काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती हैं। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड द प्राइम मिनिस्टर अलोन। तो फिर क्या, पॉलिसीज आर फ्रेम्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ negotiations and compromises among the allies। जो अपने साथी हैं, सहयोगी साथी, उनके साथ में खूब सारे कॉम्प्रोमाइज़ और नेगोशिएशन, मतलब बहुत सारी बातचीतें और समझौते करने पड़ेंगे, तब जाके कोई पॉलिसी बना पाएगा। तो ताकत कमज़ोर हुई कि नहीं हुई? किसमें? कोalition गवर्नमेंट में। किसकी? प्रधानमंत्री की। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक मध्यस्थ की भूमिका ज़्यादा नजर आती है। क्योंकि प्रधानमंत्री इतना बड़ा नेता है, इतनी ताकत है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को अपन अगर देखें तो नेता कम और बिचौलिया ज़्यादा लगता है। बिचौलिया मतलब मध्यस्थता करने वाला, इसकी भी सुने, इसकी भी सुने, बीच में आ गया कि करे तो क्या करे। ठीक है, इधर कुआ इधर खाई, वो कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में डर डर के रहता है और कभी ना कभी सरकार गिर जाती है। बहुत ही शानदार मैंने आंसर लिख दिया है। अब मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन और बनाऊंगा शानदार। एक तो ये मैंने कहा था कि साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्वेश्चन आएगा कि साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे मंत्रिपरिषद का आकार है, ये कब फिक्स किया गया? तो ये मैंने आपको ये तो बता दिया था कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सिस्ट 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। यहाँ पर मेंबर ऑफ द हाउस लिखा, बुक में लिख सकते हो आप नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल की जगह लिख सकते हो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का ही नाम होता है हाउस ऑफ पीपल। मैंने आपको लिखवा रखा है, पहले 10th पढ़ाया था। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब लोकसभा, या फिर असेंबली इन द केस ऑफ द स्टेट्स, या फिर राज्यों की विधानसभा। असेंबली का मतलब विधानसभा, या फिर असेंबली नहीं लिखना चाहते और इजी बनाना चाहते हो तो लिख देना विधानसभा इन द केस ऑफ स्टेट्स। अगर राज्यों की विधानसभा उसमें 15% है, लेकिन वो निम्नतम मैंने बात जो बताई आपके कोर्स में नहीं है, वो लेवल की बात है। 15% भी कम से कम सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स में रख सकते हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि संविधान के अनुसार 91वें संविधान संशोधन के अनुसार जो 2003 के अंदर अधिनियम बना था, उसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, इनकी कुल सदस्य संख्या जो भी है कुल टोटल, जैसे राजस्थान में 200 MLA तो 200 का 15%, टोटल सिर्फ 15% से अधिक नहीं होगी, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब छोटी छोटी 2 बातें और उसके बाद में फिर अपना चैप्टर कंप्लीट। हाँ, तो ये एक छोटी सी बात लिखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। आपको पता है मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री हो चाहे उसके सभी मंत्री हो, जो मिनिस्टर्स जो है, उन सब का MP होना जरूरी है। संसद के सदस्य का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब MP, जिसे अपन सांसद भी बोलते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में। ठीक है, सांसद, ये होना ज़रूरी है। और सपोज ये नहीं है और फिर भी वो मंत्री बन गया
या प्रधानमंत्री बनेगा, बन सकता है। ध्यान रखना, कोई भी इंसान प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, बस लोकसभा के जो सात ही मेंबर है वो अगर हाँ कर दे तो बन सकता है। लेकिन एक शर्त है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर एमपी बनना पड़ेगा बस। यानी कि संसद का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन तो जाता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर ही संसद का सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा, मतलब चुनाव लड़ने पड़ेंगे एमपी का और एमपी बनना पड़ेगा। बाकी इससे पहले, लेकिन टाइम पीरियड का जरूर ध्यान रखना, 6 महीने, ये जरूरी बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन। ये कैसे भी आ सकता है, घूम फिर के से मैं लिख दिया है, ठीक है। यानी कि द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, बन सकता है, लेकिन सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मतलब कि मंत्रिपरिषद होगी, जो प्राइम मिनिस्टर उनका हेड होगा और राष्ट्रपति की जो सलाह एडवाइस के रूप में काम करेगी। ऐसी बात आपकी बुक में आर्टिकल 74 का फर्स्ट कहता है, ये भी याद रख लेना भले कि इस आर्टिकल 74 क्या कहता है, ठीक है। उसकी मैं पिक लगा देता हूँ, अभी फोटो लगा देता हूँ, वैसा तो वो मैंने बता चुका बात, लेकिन आर्टिकल 74 के बारे में सिर्फ इसके बारे में आपकी बुक में अलग से लिखा हुआ है, तो उसकी फ़ोटो भी देख लो। और इस तरीके से अपना ये जो पिक आपको दिख रही होगी, देखो तो ये पिक है, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, और उनका प्रधानमंत्री मैन होगा, ठीक है। इन सब में ये चीज़ लिखी हुई है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को काम करना ही पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि राष्ट्रपति दोबारा अगर वो वापस भेज देते हैं तो फिर राष्ट्रपति को हाँ करना ही पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ है। तो अपनी बुक में एज इट इज़ ये लिखा हुआ था, तो वैसे ये बात बता चुका, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अपने नोट्स के अंदर कहीं रख लेना, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, इस चैप्टर ने आपको बहुत कुछ सिखाया, और एक पार्ट और बचा है वो सिविल सर्विसेज का, उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। ओके।